कोई और रह गया आने के लिए या शुरू करें? आज कोई बात नहीं, 4 तक को आने दो। बाकी वैसे स्ट्रेंथ कैसे कम हो गई भाई? मैम बीमार है, आप लोग थोड़ी। मैम की तबीयत नहीं ठीक है, सभी की तबीयत खराब है। 9:30 बजे पता चला। चलो, हमें भी अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग पता चल जाता तो हम पहले आ जाते। बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं फिर। नाउ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछता हूँ। आर्टिकल 352 के ऊपर कल हम लोगों ने पढ़ाई करी, ठीक है? तो पहले ग्रुप ए से पूछता हूँ मैं। आ जाओ बता, जल्दी आओ, बैठो जाके। कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाओ, इस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कहीं आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाओ। चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्वेश्चन ये है कि कोविड, सभी को पता है कि कोरोना वायरस आया था, उसके कारण देश की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी। हम लोग एक ही जगह पर जो है वो स्टेबल कर दिए गए थे। मेरा सवाल ये है कि अगर कोविड जैसी सिचुएशंस होती हैं तो क्या उसके चलते इमरजेंसी लगाई जा सकती है? क्या कोविड के चलते किसी भी देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? चलो पहले ग्रुप ए, हाँ या ना? आप उधर ग्रुप में नहीं लगाई जा सकती? लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती इधर। अगर आप लोगों ने उस वक्त न्यूज़पेपर्स पढ़े हो तो आपने ये देखा होगा कि कुछ देशों ने अपने यहाँ आपातकाल घोषित कर दिए। ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है कि किसी देश के संविधान में उन्होंने क्या प्रावधान डाले हैं, क्या प्रोविजन डाले हैं, ठीक है? लोग कह रहे थे, जैसे नोटबंदी के बाद जब स्थिति दयनीय हुई तो लोगों ने कहा कि देश में आज तक जो 50 आपातकाल नहीं लगा है, इसके भी लक्षण दिख रहे हैं, हो सकता है ये लग जाए। लेकिन कोविड-19 को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? देखो 3 स्थितियाँ थी 352 के अंदर। पहला था युद्ध, संभवतः कोविड-19 को युद्ध नहीं था। दूसरा था बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण इसको नहीं कह सकते। और तीसरी चीज थी आपका आग, यानी कि सैनिक या सैन्य पर कह सकते हो या सैन्य आक्रमण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो फिलहाल जो ये 3 कंडीशन है, इसमें तो आपका कोविड-19 जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लगा सकते हो? बताओ कैसे? मैं कह रहा हूं इन तीनों कंडीशन के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जस्टिफाई नहीं हो रहा। एक्ट के द्वारा किसी भी एक्ट में इमरजेंसी का कोई प्रावधान नहीं। डिपार्टमेंट वो है मंत्रालय है, क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है? थोड़ा लॉजिकल आंसर आने की उम्मीद। मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या कोविड-19 की जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन में हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं कि नहीं? बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब बताओ, लगाने के पीछे स्पष्ट कारण देना, जो कह रहे हैं कि लगा सकते हैं। कंडीशन जो है आपने इंडिया की दी है, नहीं इंडिया भी कोविड-19 से अफेक्टेड है। जैसी कंडीशन थी उस कंडीशन में लगा सकते हैं। अच्छा चलो, मैं समझा कि कोविड की कंडीशन में आ जाओ। अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन कराता हूँ। सपोज दैट अगर कोविड-19 की इमरजेंसी के कारण जो लोग थे उनके मन में अशांति फैलने के कारण वो लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए और उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उन पे आग लगाना, उनकी प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब लगेगा
यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कंडीशन समझो। इमरजेंसी उठा करके किसी भी चीज़ के लिए पॉइंट बताने का नहीं था, लेकिन कल बजाहत को डाउट था कि कोविड-19 जो सिचुएशन थी, तो मैंने इसलिए दूर किया कि अगर जो चीज़ आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन है उन्हीं ग्राउंड्स पे आप इमरजेंसी लगा सकते हो, ना उससे 1 इंच आगे ना उससे 1 इंच पीछे। अगर आपने उसके अलावा इमरजेंसी डिक्लेयर करी, ध्यान से सुनना, इसीलिए कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। तुरंत ही मेरे जैसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर उठा करके चला जाएगा कोर्ट और वो ये कह देगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो कारण है, जो ग्राउंड है, वो पूर्णतः गलत है और कोर्ट ऐसी इमरजेंसी को एक तरफ दरकिनार कर देगा। बात आई समझ में? यानी कि जो इमरजेंसी के आर्टिकल्स के अंदर ग्राउंड है, सिर्फ उसी पे इमरजेंसी लग सकती है। अपना दिमाग नहीं लगाना है इंटरव्यू में, मेंस के आंसर में कहीं पे भी, ये बात ध्यान रखना। कंडीशन क्लियर हो गई? डाउट क्लियर हो गया? अब 352 का एक बार मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सपोज दैट आज हमें पता चल जाए कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि युद्ध हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई एक रिपोर्ट नहीं होगी, बहुत ऐसी इमीडिएट यानी कि तत्कालिक आशंका नहीं होगी, तब तक घोषित नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो आशंका बहुत प्रबल है, बिल्कुल पूर्णता लगती है कि हाँ होने ही वाला है, वो लोग अपने वॉर मशीन या आर्मी को बाउंड्री में प्लेस कर चुके हैं, तब हम कर सकते हैं। सिचुएशन ये आती है, ध्यान से, जो लोग कल पढ़े वो आंसर दे देंगे कि इंडिया ने चाइना के खिलाफ, मान लो कंडीशन लगी हमारे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी को क्या, इनको कंडीशन लगी, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति जी से कहा कि सर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी ने साथ ही लोकसभा के जो आगामी चुनाव आने वाले थे, ये कहा कि वो चुनाव आप जारी रखो और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। ध्यान से समझना, क्या इमरजेंसी के दौरान ग्रुप इलेक्शंस या कोई भी गवर्नमेंट कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाकी लोग आंसर नहीं देंगे। नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं? अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल है तो देश के अंदर मतदान चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। इधर इधर क्या लगता है बताओ? इतनी जल्दी नहीं हो सकता। क्या लगता है सार्थक? मान लो और इसको कॉम्प्लिकेटेड और कर देते हैं, क्योंकि आप लोग इंदिरा वाली सिचुएशन अभी नहीं समझे, इसका मतलब बैठ जाओ। इंदिरा गांधी वाली सिचुएशन पे अगर आप गौर किए होते तो आप इसका आंसर दे देते करेक्ट वाला। ध्यान से सुनो, मान लो, अब ध्यान से सुनना कंडीशन, इंडिया चाइना पर बॉर्डर पर विवाद हो रहा है, आए दिन क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि चाइना जो कह रहा है कि आज हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उनमें हाथापाई चल रही है। इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को पता है कि लोकसभा के आगामी इलेक्शन आ रहे हैं और बाई चांस कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है जिसका पब्लिक बहुत विरोध कर रही है। उनको ये पता चल चुका है कि अब मेरी जो स्थिति है, मेरी जो सरकार है, वो नहीं टिक पाएगी और मैं पीएम पद से चला जाऊंगा। क्या वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति तो बाध्य है, राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जाकर के कह देगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करो, उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी जो कि लिखित में दिया जाएगा। तो क्या अपने पर्सनल फेवर के लिए कोई भी PM+U इमरजेंसी लगवा सकते हैं? और अगर लगवा भी दी है, लगवा भी दी, तो क्या उस आपातकाल इमरजेंसी में चुनाव हो सकता है? आप सोचो। हाँ फैजान, क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ा लिया। चलो फैजान की बात भी ले लेते हैं। इन्होंने 1 साल टाइम पीरियड आगे बढ़ा लिया, ठीक है। वैसे तो 1-1 साल करके हम इसे अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाई चांस मान के चलो कि स्थितियां थोड़ी बहुत इस तरीके की हैं कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि देश में आप चुनाव करा सकते हो, हमारे पास बजट भी है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये वित्तीय आपातकाल तो है नहीं, आप चुनाव कराना चाहो तो कर सकते हो। उसने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दे रखी है कि चुनाव कराने में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट पे लगातार लोगों का प्रेशर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल बेकार है, हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट हटनी चाहिए। ऐसे में प्रेशर आ गया कि चुनाव होने ही होना चाहिए। तब बताओ, ऊपर से लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि हाँ चुनाव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेमोक्रेसी के उसमें आते हैं फेवर में, तब क्या चुनाव हो सकता है? अब बताओ, आपातकाल में बिल्कुल जा सकते हैं। आपातकाल में आपके कोर्ट जाने के फंडामेंटल राइट रहते हैं, लेकिन जो प्रोक्लेमेशन बनाई जाती है
ठीक है, उसमें अगर कोई राइट सस्पेंड कर दिया है तब आप उसके तहत ले जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल ही गलत है, इसको लेकर के तो आप कोर्ट जा ही सकते हैं। अब बताओ, चलो मान लिया हम कोर्ट चले गए, हमने कह दिया सर वो 1-1 साल करके बढ़ा रहे हैं और हमको जो है वो खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, अब काम होगा नहीं, अब चुनाव होना चाहिए। कोर्ट को भी लगता है कि हाँ यार इलेक्शन तो होना चाहिए। अब बताओ, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर कराएं, लेकिन आपातकाल खत्म करना तो पूर्णतः राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, खत्म ही नहीं होगा। जुडिशरी अगर उसको गलत डिक्लेयर करे तब, यहाँ जुडिशरी आपातकाल को गलत डिक्लेयर नहीं कर रही। ठीक है, एक तरीका अपनाएंगे, कौन सा वाला साहब था? कोरम वाला। चलो, लेकिन कोरम की लोकसभा है, अभी तो यही लोग बैठे हुए, फिर अभी तो लोकसभा के 1/10 में यही बैठे हुए, फिर ये जाएंगे ही नहीं कभी 1/10 लेकर के, 56 लोग लेके। अब बताओ, इसका लॉजिकल आंसर है इंदिरा गांधी। जैसे तुम लोग कंफ्यूज बैठे हो ना, ऐसे इंदिरा गांधी इसमें फ़ायदा उठा के ले गए। इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर करना, चुनाव हुए थे 1971 में राजनारायण वाले, ये बात ध्यान रखिएगा, तब भी देश में 1971 बाहर इमरजेंसी चल रही थी, आगे जाकर के दोनों इमरजेंसियां खत्म करी गई थी। इंदिरा गांधी जी ने उसके अंदर चुनाव भी कराया, चुनाव भी हुए, राजनारायण जी को हराया भी। राजनारायण जी इलाहाबाद चले गए 1971 में, उन्होंने कह दिया ये निर्णय गलत है। जब वो निर्णय आया उन्होंने आपातकाल लगा दिया। बात समझे आप? नहीं समझे यहाँ पर? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कंडीशन कि इंडिया को क्यों प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहते हैं। जब भी देश यूनिटरी होगा, जब भी देश फेडरल संघीय खत्म होकर एकात्मक प्रणाली पे आएगा, हमेशा याद रखना सबसे मजबूत पर्टिकुलर पर्सन पीएम ही होगा। ये बात सिचुएशन आप समझे, कहने का लॉजिक समझे मेरी बात को, कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, जब भी देश यूनाइटेड होगा, यूनिटरी होगा, तो निर्णय लेने की सारी शक्ति पीएम के पास आ जाएगी। ये एक तर्क है, इसीलिए पीएम को मोस्ट पावरफुल प्लेस कहा जाता है, मोस्ट पावरफुल पर्सन कहा जाता है। बात आई समझ? इस हिसाब से आपातकाल में वोटिंग नहीं हो पाएगी। आपातकाल के दौरान हुई थी, 1,31,000 कुछ और 75,000 कुछ वोट का अंतर भी था, चुनाव हुए थे, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही चुनाव हुए थे, राजनारायण और इंदिरा जी वाले। इमरजेंसी तो चली रही थी, और वो भी 1971 इंडिया पाक और पश्चिम बंगाल यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वाली चल रही थी। जब इंदिरा जी को लग गया मैं चुनाव हार गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 14 दिन अपील का टाइम दे दिया कि 26 तारीख को आप पीएम पद से खत्म, पीएम पद से तो उन्होंने कह ही दिया था, और 14 दिन का टाइम दिया था कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हट जाएंगे, आपकी पावर खत्म। तभी तो वो गई थी सुप्रीम कोर्ट अपील करने, और इस बीच उन्होंने इमरजेंसी कर करके अपना टाइम पीरियड बढ़ा लिया, और इमरजेंसी जब आ जाती है पीएम के पास में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उस समय 1980 का मिनेर्वा मिल का केस नहीं आया। अगर मिनेर्वा मिल का केस पहले आ चुका होता कि जुडिशियल रिव्यू हर जगह है, तब हम कोर्ट जाकर के उनके फैसले को गलत सिद्ध करा लेते। आज की डेट में अंतिम निर्णय कोर्ट के ही पास बचता है इमरजेंसी के दौरान। अगर पीएम की शक्ति से कोई लड़ सकता है तो वो है जुडिशरी। बात आई समझ में? अगर पीएम से कोई टकरा सकता है तो वो है जुडिशरी। ये बात ध्यान रखना। ना ही तुम लोग, ना ही हम लोग, ना लोकतंत्र, ना फेडरलिज्म, सब धरा का धरा रह जाता है। अगर इमरजेंसी का फायदा लेना चाहें और सिर्फ पीएम लेना चाहें तो ही कैन डू एनीथिंग, कोई भी संशोधन किया जा सकता है। इंदिरा गांधी जी ने 42वां संशोधन कब किया था? इमरजेंसी आपातकाल के दौरान ही किया था। सामने वाले जितने विपक्ष थे सबको उठा के जेल में डाल दिया। जब विपक्षी नहीं रहा तो फिर कौन वोट करेगा? जो भी बिल होता वो पास हो जाता। 10-10 मिनट के दौरान बिल पास हुए। मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर से लेके सारी चीज़ें, सेंसरशिप से लेके, उन्होंने जितना खतरनाक वो कर सकती थी कर दिया। इनफैक्ट ये तक डिसाइड कर दिया था कि लोगों के निकलने का समय ये होगा, जाने का समय ये होगा। उसी बीच में तो कहा जाता है कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। तो बात आई समझ में? ये थी 352 की बात, जो 3 बार लग चुकी है। कब? 62, 67, 71 और 75। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 ही बार लगा। अब भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या नहीं लगता है, ऐसी परिस्थिति ना बने तो बढ़िया है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक, या तो युद्ध होगा, या बाह्य आक्रमण होगा, या आंतरिक पीस डिस्टर्ब होगा। अब आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ जो लेटेस्ट है, जो आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कभी आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछा जा सकता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा, उसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ। ठीक है,
ये टर्म जो है ये 2019 के बाद बड़ा पॉपुलर हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आम जनता ने अपराधी घोषित कर लिया, अभी ना उसका सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ, ना ही नीचे के कोर्ट में ट्रायल हुआ, ना ही उसको अभी पुलिस ने भी अरेस्ट कराया, बस उनको एक आशंका हुई, शक हुआ कि ये ऐसा व्यक्ति है, तो भीड़ उसको मौका वारदात पे हिसाब कर देती है, मार देती है। जैसे कोई चोर है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उसने चैन खींची आपकी और वो जाने लगा। अब क्या हुआ कि आपका सबसे पहली बात तो निर्णय बनता है कि आप उसके साथ क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने जो भीड़ का हिस्सा थे उसको पकड़ लिया और ऐसे मारा कि वो उन सभी की चैन हो, आपको तो अलग हटा दिया, उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो क्या ये मॉब लिंचिंग, सवाल आएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या ये भीड़ के द्वारा हत्या या मॉब लिंचिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस है कि नहीं? अब सवाल सुनो, फिर से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, भीड़ के द्वारा हत्या या जन आक्रोश में आकर जब भीड़ कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे किसी की हत्या हो जाए या कुछ भी ऐसा कोई कदम उठा देती है, इकट्ठी मॉब हो करके किसी को मार दे, कोई तोड़फोड़ कर देती है, ज़्यादातर केसेस में मारी देती है, तब क्या उससे आंतरिक व्यवस्था भंग होती है? क्या उस पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है? लगाओ लॉजिक। इमरजेंसी बाहर से जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं, इमरजेंसी के ग्राउंड को समझना पड़ेगा। गुरु पे भाई भीड़ ने किसी की हत्या कर दी, दौड़ा के मार दिया, बहुत से ऐसे विवाद आए भी थे, आपको पता होगा। IIT का एक स्टूडेंट था, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, कई सारे स्टूडेंट को भीड़ ने मार दिया। और सबसे बड़ी बात, भीड़ के लाखों से भीड़ में से आप किसको पकड़ोगे, क्या पता किससे मारने से मर गया। तो क्या ये इंटरनल डिस्टर्बेंस करता है कि नहीं? बताओ क्या लगता है, इससे इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता है? अभी आपको फिर जस्टिफाई करूंगा, एक वर्ड होता है। इधर होता है कि हाँ या ना, तो गलत सही से नहीं करता, अटेम्प्ट करो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जहां तुम कंफ्यूज हुए वहां इंदिरा गांधी का नाम आंख बंद करके लेना। शी इज अगेन अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी। उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का इतना मिसयूज करा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जस्टिफाई ही नहीं है, इसीलिए तो 44वें संविधान संशोधन में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को काट के क्या लिख दिया गया? आर्म रेबेलियन। तो बिल्कुल भी इंटरव्यू पैनल के झांसे में मत आना कि मॉब लिंचिंग और ये लिंचिंग वो लिंचिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो 352 का ग्राउंड नहीं है। अब आई बात समझ में, जो देखने में इमरजेंसी की स्थितियां लगती हैं वो हो सकता है इमरजेंसी की परिस्थितियां ना हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप सुनो ध्यान से, कैसे जस्टिफाई होती है? बाई चांस कहीं पे क्या हो रहा था कि एक भीड़ लगी हुई थी, उसको इंडियन आर्मी निपटाने, ठीक है, कि यार ये इंटरनल या जो भी है प्लीज डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए अलग अलग है कि भाई मीसा है और भी बहुत सारे हैं, मीसा तोड़ के और बहुत सारी चीजें, ठीक है। होता क्या है कि अगर आर्मी ने किसी पर्टिकुलर लीडर के खिलाफ बगावत कर दी, तब हम तीसरा वाला ग्राउंड ले सकते हैं, आर्म रेबेलियन। अब आपके लिए मैं एक और चीज जस्टिफाई करता हूँ, सुनो। पॉलिटिकल पार्टी है XYZ, नहीं AJP बनाना है, ठीक है। अब ये जनता पार्टी है, हमने अपनी जनता पार्टी को दिखा रखा है कि हमारी जनता पार्टी बिलोंग करती है हड़प्पा सभ्यता से, जब सबसे पहली बार जो लोग हैं वो क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करते थे, तो हमें सरकार ने छूट दे दी है कि हम जो हड्डी है उनके बने उपकरण लेके चल सकते हैं, जैसे सरदार लोग कृपाण लेके चलते हैं। अब एक भीड़ जो थी हमारे ग्रुप की, एक मास मीटिंग अटेंड करने के वहां उसने क्या करा, उसने आओ देखा मत आओ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने के बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्या इस कंडीशन में इमरजेंसी लग सकती है? जब दो पॉलिटिकल पार्टी के गुट आपस में लड़ना है, आसान ये देता हूँ, तब क्या देश में इमरजेंसी हो सकती है? सोचो अब मान लो ऐसे में जाकर के भाई उनके पास धारदार हथियार भी है, आप बताओ आंसर बताओ, क्योंकि मैं आपको चलो
फिर से ध्यान से समझना, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैंने कहा था आर्म, ना कि आर्मी, तो ये भी इमरजेंसी में नहीं आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने कहा आर्म्स रखते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, बट दे आर नॉट। बात आई समझ में? या तो वो लोग जाकर के सेना को विद्रोह के लिए तैयार कर लें या सेना विद्रोह कर दे। इसके अलावा उनके पास अलग अलग आईपीसी की धाराएं हैं और भी अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखना है कि स्ट्रेट अब युद्ध हो, युद्ध की आशंका हो जाए, दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दे, या देश की आर्मी या पुलिस व्यवस्था जिसकी सेंट्रल इकाई हो, क्योंकि पुलिस की भी केंद्रीय इकाई होती है, अगर वो बगावत कर दे तभी जा कर के हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। वरना आप बुलडोजर ले आओ, तलवारें ले आओ, कुछ भी ले आओ, आप आपातकाल डिक्लेयर नहीं करा सकते। आपातकाल डिक्लेयर कराना कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसीलिए इसको बहुत सेफ गार्ड में रखा गया है बाय ऑनरेबल डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब आई बात समझ में? हाँ साहब, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मतलब सिटीजन्स जो है वो अपने पास वेपन्स रख लेते हैं और उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जितने भी लोग हैं या जैसे भी लोग हैं उनको हम सफाया करें। अच्छा, वो मूवी तो ऐसे में तो मतलब पूरे उस पर्टिकुलर एरिया का तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना, और वो साथ में आर्म लेके भी चल रहे हैं पर्टिकुलर सिटीजन्स पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या हम नेशनल इमरजेंसी उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं कर सकते? मैं आपकी चीज़ को आसान कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, इस एरिया की आप बात करो। अगर सार्थक की बात को आसान कर दो तो नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में सबसे ज़्यादा भारत को विद्रोह का सामना झेलना पड़ता है। अब सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया नीफा, अरुणाचल प्रदेश बोलते थे, यहाँ इन्होंने अपनी लोकल आर्मीज बना रखी। और आपको ये पता है कि आप नॉर्थ ईस्ट की आर्मी में नौकरी आसानी से पा सकते हैं, ना तो वहाँ हाइट का इशू, ना ही वहाँ पे इतना फिजिकल होता है। इंडिया के कई लोग जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट जैसे अरुणाचल और असम की आर्मी में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकल आर्मी के ट्रूप्स चलते हैं, नॉट ग्रुप्स, ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है टुकड़ा एवं दस्ती। उनको हमारी इंडियन आर्मी जो है वो कंसीडर करती है कि ये इलीगल आर्मी है। इलीगल आर्मी मतलब जो अवैध रूप से खुद की आर्मी बना के डिक्लेयर हो रहा है। तो जब ऐसे में हमने उनको एक टर्म दे दिया है इलीगल आर्मी, तो उनके विद्रोह को हम नेशनल इमरजेंसी मान करके उस पर्टिकुलर एरिया के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब भी गवर्नमेंट को इन पर्टिकुलर एरियाज में इमरजेंसी एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, उससे पहले आफ्सपा को रोकना पड़ेगा, टेम्पररी रोक आफ्सपा पे लगानी पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हम आफ्सपा को बंद कर दें, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जब तक आफ्सपा जीवित है इमरजेंसी का ग्राउंड कम हो जाता है कि तुम्हारे पास आर्मी कंट्रोल है, तुम असम स्पेशल फोर्सेज जो है वो जाकर के भेजो और कंट्रोल करो। लेकिन अगर उनके पास लोकल टुकड़ी का दस्ता है, ट्रूप्स हैं जो इलीगल आर्मी बना के वहाँ का माहौल गड़बड़ कर रहे हैं, देन नेशनल इमरजेंसी सार्थक डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, असम स्पेशल फोर्सेज और स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट आफ्सपा, इसको अभी बीच में बंद कर दिया था, लेकिन इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। हाँ कुलदीप पूछो, क्वेश्चन अच्छा है कुलदीप, पूछो। अभी फिर मैं फाइनली एक बार और क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको 352 में डाउट ना रहे, वरना कहीं अखबार में निकलवा दो लेट कि इमरजेंसी घोषित हो सकती है, नहीं आ रहे अभ्युदय में छात्र रेगुलर। हाँ बताओ कुलदीप। कुलदीप का पॉइंट ये है कि सर जब भी चीन से विवाद होता है
ठीक है, ये बीच में तिब्बत का एरिया आ जाता है और ये चीन का एरिया आ जाता है। तो जब भी सिर्फ चीन का विवाद होता है आर्मी का, तो क्या ये एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आर्मी जाती है या इनकी आर्मी जाती है, क्या करता है? इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे कोई लोकल आर्मी नहीं, इसके लिए स्पेशल फोर्सेज होती है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। हम उनको एक्टिवेट कर देते हैं, सिर्फ उन्हीं का काम है। यहाँ पे जो लोकल फोर्सेज रहती है ये आंतरिक मामले देखती है, जैसे आफ्सपा जो है वो आप एक तरीके से पुलिस ही समझो, वो वहाँ पर जाके पुलिस पेट्रोलिंग करती है, सब कुछ करती है, लेकिन असल में इन पे इल्ज़ाम इस बात का लगता है कि ये मिसयूज़ करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर आपने ये सुना होगा कि 6 लाख मिलिट्री के जवान या 10 लाख मिलिट्री के जवान लगाए गए हैं, तो वहाँ पे उनको इतनी पावर दे दी जाती है कि वो वहाँ के लोगों को, ऐसे आरोप है, मैं नहीं कह रहा, न्यूज़पेपर बड़े बड़े निकालते हैं कि वो लोग वहाँ जाकर के जो लोकल सिविलियंस हैं उनको परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, हरकत भी करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी पावर दे दी जाती है। जैसे अब जम्मू कश्मीर का फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति या कोई महिला उनको पसंद आती है, तो वो जाकर के डायरेक्टली क्या करते हैं, ठीक है, उससे बातचीत करी, अगर कोई नहीं भी मान रहा है तो संदिग्धता के नाम पर वो उसको डिटेन कर सकते हैं। ऐसे एलिगेशंस उन पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर एजेंसीज के द्वारा लगाए गए हैं। खुल के कहूँ तो उनके ऊपर ये एलिगेशन आते हैं कि उन्होंने कश्मीर घाटी में बहुत सारे रेप्स करे हैं, ब्रूटल हत्याएं करी हैं और ज़बरदस्ती लोगों को मार दिया। ऐसे आरोप उन पे लगाए जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया क्यों इस चीज़ पे एक्शन लेगा? इंडिया का मानना है कि ऐसा होता ही नहीं। तो ये स्थिति नॉर्थ ईस्ट की भी, आपको पता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ ईस्ट बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कहोगे तो वहाँ पे गुट बने हुए हैं, बहुत सारे पीलीभीत से भी 2-3 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लोगों के पिताजी जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, खासकर नागालैंड के जाके हिस्सा बन गए, तो नागालैंड फोर्सेस का हिस्सा बनने के बाद में उनको वहाँ रहना पड़ता है। तो जब वो वहाँ रहते हैं तो वो ये बताते हैं कि सर वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब इंडिया के गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया हम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और पता है आपको, चीन से और आसपास के इलाकों से इलीगल वेपन जो है, इलीगल हथियार नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से ही लाए जाते हैं भारत में। आपको मैं बता दूं, क्योंकि चाइना का सीधा मतलब है कि जो चिकन नेक का हिस्सा है ना, जो पतला सा हिस्सा है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पूरा भारत ले लो और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा ले लो, एक चिकन नेक बोलते हैं। यहाँ से अगर हम इंडिया को तोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो अगर उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया तो हमारे पास बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जितने भी देश हैं वो इंडिया को वैसे भी चारों तरफ से घेर के रखना चाहते हैं। और अभी कल या परसों की न्यूज़ है कि अमेरिका की जो है वो करेंसी निगरानी से इंडिया बाहर हुआ। करेंसी निगरानी का मतलब ये होता है कि इंडिया के रुपए की स्थिति पर नज़र रखी जाती है कि ये कितना आर्थिक रूप से मजबूत देश है। अब उन्होंने नज़र रखना बंद कर दी, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही। तो ऐसा उनका मानना है। ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हाँ फैजान बताओ। पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो 3 जगह लग चुकी है जो पूरे इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी पर्टिकुलर किसी प्रांत में नहीं लगी। पर्टिकुलर प्रांत वाली इमरजेंसी है वो अगली है 356 जो अब शुरू होने जा रही है, ठीक है। उससे पहले फाइनल क्वेश्चन ग्रुप ए से, इंडिया के अंदर रिलीजन को लेकर के दंगे होना शुरू हो गए, रॉइट्स होना शुरू हो गए, दंगे, ठीक है। क्या ये इमरजेंसी बन सकती है, इमरजेंसी लग सकती है दंगे को लेकर के? नहीं लग सकती, बिल्कुल सही। देश में आर्मी ने विद्रोह शुरू कर दिया। पहले विद्रोह शुरू किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन अचानक उन्होंने कह दिया कि हम अपनी ड्यूटी सर्विसेज नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ हथियार उठाएंगे। क्या ये आपातकाल की स्थिति है? बिल्कुल सही। तीसरी बात यह आ जाती है कि देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, देश में सब चीज़ें बढ़ गई। क्या ये इमरजेंसी का ग्राउंड है? ये इमरजेंसी का ग्राउंड नहीं है। चीज़ें क्लियर रखना, इमरजेंसी के अंदर जो लिखा है सिर्फ उसी पे इमरजेंसी लगेगी। सर इसमें कोई संशोधन करके इमरजेंसी के ग्राउंड बढ़ाए जा सकते हैं? बहुत टफ है, लेकिन बढ़ाए जा सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से ही बढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे आज उस इमरजेंसी की जो इमरजेंसी अब देश में एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना इम्पॉसिबल हो चुका है, इम्पॉसिबल। इसके 2 नाम दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं राज्य आपातकाल। आपने सुना होगा इसको राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। सबसे पहला 352 वाला था राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत का, लेकिन इसको बोलते हैं राज्य का आपातकाल, ये बात ध्यान रखना। या फिर इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये वो इमरजेंसी है जिसको लिखते समय रिस्पेक्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा था कि इस इमरजेंसी का भारत में कभी प्रयोग ही नहीं होगा, कभी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उस समय पर राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करा था, प्राइम मिनिस्टर और उनके यूकॉम मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो उन्होंने सोचा था कभी प्रयोग नहीं होगी, वो इमरजेंसी हमारे भारत में 130 से ज़्यादा बार प्रयोग हो चुकी है।
इसमें से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अकेले जाता है कांग्रेस को 35 से ज़्यादा बार इस्तेमाल करने के लिए इंदिरा जी के टाइम पीरियड में। वैसे तो इन लोगों ने 97 से ज़्यादा बार ये इमरजेंसी का प्रयोग करा। इसमें मोरारजी देसाई भी कम नहीं थे, उन्होंने भी 9 राज्यों को उठा करके इस इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया था। तो अब हम जानेंगे सर ये इमरजेंसी होती क्या है और इस इमरजेंसी के लगने के कारण क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, ठीक है। फिर बना लेते हैं एक छोटा राज्य, इसको बना लेते हैं पंजाब। क्या ये स्टेट इमरजेंसी इसका नाम है, क्या ये केंद्र पे लग सकती है कि नहीं लग सकती है? बताओ। नाम सर इसका स्टेट है, तो सर क्या ये केंद्र शासित प्रदेशों पे लग सकती है कि नहीं लग सकती है? हाँ बताओ, ये यूटीज पे लग सकती है या नहीं? इंटरेस्टिंग सवाल है। लगी थी पुडुचेरी पे, वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट का मतलब यूटी स्टेट सब, कंफ्यूज मत होना कि अरे सर केंद्र शासित प्रदेश बना दो वो तो बच के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका नाम भले ही स्टेट इमरजेंसी है या प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश और सभी पे लग सकती है। यानी कि दिल्ली पे लग सकती है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे लग सकती है, पुडुचेरी लग सकती है, लक्षद्वीप लग सकती है, कोई भी यूटी स्टेट इसके लपेटे में आ सकता है। बात क्लियर हुई एकदम? हाँ अच्छा क्लियर हो, चलो ठीक है। वैसे इंडिया गोल नहीं है, लेकिन उम्मीद है पूरे विश्व में गोल हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। स्वीडन ब्रिटेन इधर सब कब्जे में ले ले, लेकिन चलो नहीं ले पाएंगे। ये पंजाब, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमने पढ़ा था केंद्र और राज्य के संबंध। अब थोड़ी देर के लिए शादी ब्याह की बात कर लेते हैं, ठीक है। शादी ब्याह की बात का मतलब ये होता है कि ये हमारा होनहार बच्चा है, सर्वगुण संपन्न, इसकी कुंडली जिसे भी दिखाओ सब सारे मैच हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। इसने क्या करा, इसने सोचा कि मैं शादी करता हूँ अपने ही किसी घराने से या अपने किसी आसपास के उससे। इन्होंने अपने लिए समधी तलाशना शुरू करा। ये मुख्य थे, एक तरफ से समझ सकते हो कि समधी और एक दूसरी तरफ से ये हो गया। इन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी बिटिया हमको बहुत पसंद है। तो पंजाब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर लो जी, हम तो हमेशा से रेडी हैं, बस सरसों का साग और मक्के की रोटी चलवा देना, लस्सी चलवा देना। ये बोले बस यही तुमने गलत बात कर दी। बोले क्या गलत बात कर दी? हम तो चलाएंगे इडली और डोसा। बोले नहीं जी नहीं, इडली डोसा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो भैया पंजाब है, मेजॉरिटी है, हमारे यहाँ तो लस्सी चलेगी, मक्केदार, और भी आपको ऐसे आइटम चल जाएंगे, और लोहड़ी मनाएंगे, और शादी भी जो है वो कोई अपने गुरुजी के पर्व पे कर देंगे। लड़का गुस्से में आ गया, बोले नहीं इडली चलेगी, पोंगल पे शादी होगी और दिवाली पे बहू घर आएगी। बोले नहीं हो सकता, बोले होगा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। गवर्नर, इन्होंने जो शादी का रिश्ता करा रहा था बीच में, उसे पकड़ लिया दोनों ने। इधर से इंडिया ने गवर्नर साहब को पकड़ लिया। बोले समझाते क्यों नहीं हो? उन्हें बताओ कि इतना होनहार लड़का मिलेगा, लड़के वालों की तो इज्जत करनी चाहिए उन्हें, कैसे लड़की वाले हैं? तो पंजाब ने कहा गवर्नर से जाओ कह दो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनके किसी भी बात को नहीं मानते। गवर्नर ने कहा बहुत पिटोगे तुम। बोले इसलिए पिटोगे, सबसे बड़ी बात ये ऐसा लड़का तुमको मिलेगा नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि अगर तुमने रिश्ता करना है तो फिर तुम्हें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तब भी नहीं मानता। पंजाब बोला तो क्या हुआ, 80 छोटे हैं तो क्या हुआ, नहीं मानते इनकी बात। तब जा करके जो बिजपई है उसने इसको समझाया। बोले देख पहले ये बता लड़की पसंद है? बोले कुछ भी हो जाए शादी में उसी लड़की से करूँगा, कुछ भी हो जाए शादी में उसी लड़के से करूँगा। तो फिर गवर्नर साहब भी जान गए दिल का हाल, उन्होंने ये कहा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा मामला बिठाते हैं। तब गवर्नर पंजाब के पास गया, और देखो जी तुम्हारी लड़की करी हुई है एमए, हमें तो चाहिए थी बीएड वाली या बीटीसी वाली, ठीक है। ध्यान से सुनना, मजा आएगा, फिर आप कोरिलेट कर पाओ। तो पंजाब ने कहा तो एमए करी हुई है तो क्या हुआ, बीएड तो बाद में भी हो जाएगा, बीटीसी तो बाद में भी हो जाएगा, मेन तो एमए करी हुई है, पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ तो नहीं दे रहे। पंजाब वाला देखो मेरी बात समझ लो, वरना लड़का इतना इंटेलिजेंट है तुम्हारी लड़की भगा के ले जाएगा। नहीं माना पंजाब, नहीं माना। अब क्या हुआ, फाइनली जब इन दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो रहा था तो बुलाया पंजाब ने और इंडिया ने अपने जाने पहचाने फूफा को सुप्रीम कोर्ट। बोले बिजपई की तो बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये अभी सब इन्वॉल्व होंगे, अभी देखना कैसे करके इन्वॉल्व होंगे सेंटर स्टेट और 356 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देख भाई, मैं ना तेरी मानूंगा ना मानूंगा तेरी, लड़के में भी सारे गुण हैं, लड़के को भी लड़की पसंद है तो लड़की भी पढ़ी लिखी है। अब हम लोग निकाल लेते हैं बीच का रास्ता।
एक काम ये कर लेते हैं, थोड़ी कंडीशन तुम इनकी मान लो, थोड़ी इनकी मान लो। इधर हमारा जो इंडिया था उसने इससे कहा कि देखो यार अब तो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अब हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अगर इस तरीके से हमारी वैल्यू गिरती रहेगी तो फिर हम किस तरीके से अगले राज्य में लड़की देखने जाएंगे। तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें तो पंजाब वालों ने भगा दिया था और हम भी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देंगे। फिर हम अगले राज्य में जाएंगे, वो भी भगा देंगे कि तुमने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हें कहीं से कोई भगा दे, हमें कोई मतलब नहीं। तब गवर्नर ने कहा कि देखो अब मैं शुरू करूंगा तुम्हारी लड़की की बदनामी। पुराना पैटर्न भाई, जब कहीं से रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है तो लड़की की बदनामी तो शुरू होती है। उसके दांत बाहर थे, उसके पैर की उंगलियां छोटी, वो 2 कदम आगे घूम के चलती, वहाँ बोल रही, ऊपर इतना ऊंचा था, डांस कर रही, ये सब स्टीरियोटाइप में। ठीक है, जब कोई लड़का लड़की देखने जाता है तो उसमें वो सारी चीज़ें देखता है जो वो अपनी बहन और मम्मी में नहीं देखता। दिक्कत इस बात की है। अब भाई कोई बात नहीं, ये लड़ाई चली रही थी कि पंजाब के अंदर ऐसा ऐसा होगा, तो निर्णय ये हुआ कि गवर्नर साहब ने करना शुरू कर दी पंजाब की बदनामी। ये नहीं मान रहा हमारी बातों को, यानी सेंटर स्टेट रूल का मतलब जो भी इसने आदेश दिए थे ये नहीं माना। और जब ये इस बात को नहीं मानता है तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने पंजाब से शादी करने के चक्कर में पूरा पंजाब ही हाईजैक कर दिया। बोले ना रहेगा पंजाब, ना रहेगा ससुराल पक्ष, सीधे हम लड़की को उठा के गए। बस इसी को कहते हैं 356 की इमरजेंसी। 356 के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, ये एक जिद है, ये जिद किसी भी बात पे आपको शुरू हो सकती है। आप देखो कोरिलेट करेंगे तो आपको मजा आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, इसके पीछे का लॉजिक वैसा ही है जैसे शादी ब्याह के लॉजिक होते हैं, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता। ये सिर्फ दूसरी जो गवर्नमेंट होती है उसकी जिद होती है कि ये स्टेट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, इस स्टेट से हमें ये रूल्स चाहिए, इस स्टेट से हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। कैसे नहीं देगा ये रिसोर्सेज, कैसे नहीं हमारी बातों को इम्प्लीमेंट करेगा, सबसे बड़ी चीज। बात समझे? अब देखो कनेक्शन, नाउ कोरिलेट करना। देखो सबसे पहले लपेटे में पंजाबी आया था, ये बात याद रखना, और ये बात है 1951। ठीक है, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पंजाब में 3510 दिन तक 356 लागू रहा था, करीब करीब 10 साल तक। सबसे ज़्यादा बार 9 बार 10 बार यूपी में लगा है, उसके बाद बिहार में लगा है, और सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति की जिद रही है कि शादी करके यहीं से मानेंगे, वो 3510 दिन पंजाब ही रही है। बात ध्यान रखना, 3510 दिन। तो सर जब कहीं पे आपातकाल होता है, आपने बताया कि मौलिक अधिकार की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कोर्ट जा सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकार नहीं मिलते। यही एक प्रावधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अच्छा डाला। जब भी 356 लगता है, जब भी 356 लगता है तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस इज द पॉइंट। ये बात याद रखना, आपके मौलिक अधिकार आपके पास बने रहेंगे, आपका कोई भी मौलिक अधिकार छिन्न भिन्न नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनो। तो फिर सर ये अधिकार लगता क्यों 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अब ध्यान से सुनो। जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके पीछे ये 2 लॉजिक देते हैं। ये रहा हमारे राज्य का विधानमंडल। सभी को पता है कि प्रत्येक राज्य में एक चीज हमेशा होती है जिसको हम बोलते हैं विधान सभा, और दूसरी चीज जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है उसको हम बोलते हैं विधान परिषद। ये अभी तक सिर्फ 6 ही राज्यों में, हर जगह नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि ज्यादातर जो कॉन्सिक्वेंसेस है इस स्टेट के अंदर, इस राज्य के अंदर सपोज सरकार है कांग्रेस, ठीक है, और केंद्र में जो सरकार है, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजीज है, इनकी अपने काम करने के तरीके हैं, इनके अपने काम करने के तरीके हैं। अब आप खुद सोचो कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में नहीं बनती है, इधर ये निकालेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर ये कहेंगे पंजाब बचाओ पंजाब पढ़ाओ, इधर ये कहेंगे शराब बंद, इधर ये कहेंगे शराब खोलो। इस तरीके के क्लैशेस जब होते हैं तब एक व्यक्ति जो हमने ऑलरेडी राज्य के अंदर बैठा रखा है उसका नाम होता है गवर्नर। उसके पास पावर होती है अनुच्छेद 265। 265 से हमारी कौन सी पावर लगती है? 356। थोड़ा सा कोरिलेट करके देखोगे, ये 265 है, उल्टा मत कर देना। जब हमारे पास ये वाली होती है पावर, इसके तहत गवर्नर के पास क्या नाम होता है? गवर्नर केंद्र को एक लेटर बना करके भेजते, उस लेटर में लिख देते हैं कि ये जो राज्य है जो आपने निर्देश दिए हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, सबसे पहले, ठीक है। अब कौन से निर्देश होते हैं जिनका पालन नहीं कर रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग।
अब समझो 356 क्या कह रहा है, क्योंकि सवाल तो ये है कि सर ऐसे कौन से निर्देश हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि लड़की की बदनामी करना शुरू कर देंगे इलॉजिकल तरीके से। अब उस बात को कोरिलेट करना आपके समझ में आ जाएगा। तीन सौ छप्पन दो चीजों पे लगता है, या तो प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट ये राय देते जाकर कि सर ये राज्य बहुत गलत कर रहा है, इस राज्य में आप अपना राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और दूसरी चीज जो है जिसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी कोई निर्णय नहीं निकाल पाया कि वो क्या है, वो है नॉट इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई भी राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चलता है तो ये कैसे बताओगे कि कौन सी चीज संविधान के हिसाब से चल रही है नहीं चल रही। एग्जाम्पल दे दो, दिल्ली के अंदर पराली का मामला चल रहा है। पराली समझते हो? पराली का मतलब ये होता है कि जब आप फसल काट लेते हो तो उसके बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पे उसके रिमेन्स रह जाते हैं। तो क्या होता है, खेतों में आपने देखा होगा किसान जला देते हैं। किसानों का ऐसा मानना है कि उसको जलाने के बाद में वो मटीरियल जल्दी से सिकुड़ जाता है और नीचे हमको खाद भी मिल जाती है, हमारा टाइम बच जाता है, हम वही फसल को देते हैं। लेकिन उसको जलाने से सिलिका प्रोड्यूस होता है और वो जो सिलिका जब हवा में जाता है तो वो धुंध क्रिएट करता है और हमारे फेफड़ों में चला जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में और भी समस्या होती है। अब ये बताओ कि दिल्ली के अंदर अनुच्छेद 21 का पूरी तरीके से हनन होता है, क्योंकि हम सभी को मिलता है राइट टू लाइफ, बाई राइट टू हेल्थ और राइट टू लाइफ मिली हुई। तो अब अगर मैं कहूँ तो दिल्ली भी तो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, वो तो मौलिक अधिकार का सीधे सीधे उड़ा रहा है कि भैया ये पराली है, ये लोगों के अंदर जा रही है फेफड़ों के और उनको दिक्कत हुई, तो क्या स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं? तो ये कौन निर्णय करेगा कि जो राज्य है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है? यही सबसे बड़ा लूप होल है 356 का, जिससे तुम किसी भी लड़की की बदनामी कर सकते हो। कोई भी कारण निकाल दो, सर वो हमारा प्रावधान नहीं मान रहे, सर हमने नदी का बात निपटाया था वो नहीं मान रहे, सर हमने तो ये स्कीम भेजी थी, हमने कोविड-19 की 1000 वैक्सीन भेजी थी वो मान ही नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जो हमारे गवर्नर की बात नहीं मान रहे। बात समझे, कनेक्ट करे। बहुत समय तक दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको आपने समझा होगा एलजी वर्सेस दिल्ली विवाद, तो आधे ज़्यादा सोच रहे होंगे कि अरे एलजी के फ्रीज आते हैं, लग रहा है फ्रीज की कंपनी का पेटे मांगे। नहीं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के सीएम का विवाद अभी 2-3 साल पहले बड़ा हाईलाइट हुआ था कि केंद्र का व्यक्ति वहाँ का सबसे प्रमुख होता है, तो तुम उसके निर्देश क्यों नहीं मानोगे? सीएम के पास बहुत सारी लिमिटेशन है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में सीएम के पास अपनी पुलिस नहीं होती, म्यूनसिपैलिटी नहीं होती, वो सारी चीज़ें केंद्र के पास होती हैं। अब पता चला केजरीवाल साहब चाह रहे हैं कचरा साफ कराना, तो फ़ोन कर रहे हैं अमित शाह जी को, अरे वो गाड़ी भेज दो, नहीं भेजेंगे, परसों भेजेंगे, साफ कचरा पड़ा। अरे वो दंगा हो गया, पुलिस भेज दो, नहीं भेजेंगे, पहले दंगा हो जाने तो घर से फिर भेजेंगे। ये दिक्कत केजरीवाल जी को आ रही। केजरीवाल जी का दिमाग घूम गया, वो चले गए कोर्ट। उन्होंने कहा ये बताओ पहले गवर्नर की चलेगी कि मेरी चलेगी? मैं कहा सीएम घास कूड़ा चलने के लिए बना हुआ हूँ। तो उनका एक बड़ा क्वेश्चन वायरल हुआ था कि तो करना सुना है दैट वाज द वेरी वायरल। तो ये नहीं चला था, तो ये बना क्या और सभी राज्यों को धमकाया कैसे जाता है, सभी राज्यों को सिखाया जाता है। उसके एक ऐसी लेडी है पश्चिम बंगाल में, जिसको लोगों ने कहा था अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, मैं बात की कर रहा हूँ, उनका नाम है रिस्पेक्टेड ममता बनर्जी। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के बाद में बहुत सी कमियाँ निकल के आएंगी, ये चीज़ आएंगी, तो उनसे भी कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ये लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो महिला पढ़ी लिखी और ऐसा वैसा नहीं पढ़ी लिखी, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को बहुत अच्छे से जानती है। उनको पता है वो कभी भी कोई लूप होल क्रिएट करने से पहले 100 बार सोचते सभी हैं, लेकिन कौन सा स्टेट कितना सशक्त है ये उसके लीडर से पता चलता है। लीडर पढ़ा लिखा या लीडर के पास सही लोग पढ़े लिखे, मेरे जैसे तो काम हो जाता है। चलो नाउ 356 समझो। सबसे पहली कंडीशन जो है, उस कंडीशन के कारण कोई भी केंद्र राज्य को परेशान कर सकता है, ये पावर का मिसयूज है। तो फिर सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये पावर डाली क्यों? अब इसके पीछे लॉजिक समझो। क्या सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि सभी राज्य परेशान हो? नहीं, कभी नहीं चाहते थे। कैसे? ये लिखा है अदरवाइज, अन्य कारणों से। अन्य कारणों में आ जाते हैं पीएम प्लस उनका कैबिनेट या मंत्रिमंडल। ये कारण कि अगर पीएम साहब को लगता है कि दूसरी जगह स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। सबसे बड़ी बात आती है, ये जो दूसरा वाला प्रिंसिपल देख रहे हो, इसके तहत पहले राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे।
उन्हें विचार करने की शक्तियाँ जो मिली थी वो अपने लिए मिली थी। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको ड्राफ्ट किया था, यानी इसको संविधान में लिखा था, तो उन्होंने इसको कहा था डेड लेटर, यानी कि मृतक पत्र। उनका इसको डेड लेटर कहने का मतलब ये था कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी यूज ही नहीं करेगा। अगर कभी केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा होगा तो राष्ट्रपति बीच में आ जाएंगे, और राष्ट्रपति में हमेशा एक वृद्ध व्यक्ति को, एक उम्र दराज व्यक्ति को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो ये कहेंगे अरे बच्चों क्यों लड़ रहे हो, छोड़ो सारी चीज। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उनको जो है इस समय देश के वर्तमान बहुमत वाली पार्टी के लीडर साहब सलाह दे रहे हैं नहीं लगाओ, तो उनकी तो जो आइडियोलॉजी खत्म हो गई। यानी कि राष्ट्रपति जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ओरिजिनली बचा के रखा था कि आप अपने डिस्क्रिप्शन से फैसला करा दोगे, कभी 356 लगने की नौबत ही नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी जी के 42 के संविधान संशोधन के अंदर उन्होंने बाध्यकारी कर दिया कि कभी भी राष्ट्रपति अपनी सलाह और उस पर डिस्कशन पे कोई कार्य नहीं कर सकते, दाल चावल नहीं खा सकते, उनके घर में उनको सुबह शाम याद कराया जाएगा पीएम यूनिफॉर्म, यानी कि वो जो भी कार्य करेंगे तो पीएम साहब और मंत्रिमंडल की इंडियन एडवाइस पे करेंगे। बस उसी कारण 356 खराब हो गया, उसी कारण 356 खराब हो गया। संविधान के प्रावधान क्लियर तो थे ही कि किन किन कारणों की वजह से तो किसी राज्य के ऊपर इमरजेंसी लगा रहा है। इधर हमारे पीएम साहब को भी पावर मिल गई, अब वो पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध कराते हैं। कैसे पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध कराते हैं? किसी राज्य में पता चल गया, इन लोगों का जो सर्वे सिस्टम होता है बड़ा मजबूत होता है, इनको पता चल जाता है कि हमारी सरकार गोवा में बन गई या नहीं बन गई। तो आपने देखा होगा उससे कुछ समय पहले न्यूज़ मीडिया में आप लोगों को किसी राज्य के खराब पॉइंट सुनने को मिलना शुरू हो जाता है। गोवा में 5 साल से नहीं चल रही ट्रैफिक को लेकर नियंत्रण, ये वो करके, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो जाती है जिसमें हमें लगता है यार गोवा तो बिल्कुल बेकार है, इसको तो कंट्रोल करने के लिए ये वाली पार्टी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये गलत नहीं है। पॉलिटिकली देखो, राजनीति और प्यार में समझाए, सही है, राजनीति याद रखना, प्यार मत लेना मिल सकता। चलो अब इसके प्रोविजन की बात करते हैं। तो फिर सर ये लगती कैसे है और इसमें क्या समस्याएं आती हैं और क्या नहीं आती, इसके प्रोविजन समझ लो। आपके लिए कभी भी जो क्वेश्चन आएगा मेंस में वो ये आ सकता है राज्यसभा राज्यसभा किसकी होती है? स्टेट की। राज्यसभा केंद्र की बॉडी है कि राज्य की है तो स्टेट की बॉडी तो बनती है और स्टेट से बनती है। स्टेट के मंत्री का रोल है या नहीं वो भी आप देखोगे, यहाँ पे रोल है कि नहीं, चिंता ना करो कि सब आया समझो बता रहा हूँ, प्रावधान समझो ध्यान से। कभी भी सवाल आया तो 356 पे डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकता है, क्या हुआ? हाँ बताइए। सर जैसे कि राजनीतिक शासन लगता है तो इसका ये राज्य की संप्रभुता में आक्रमण होता है। बिल्कुल है, अगर आप ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ये सोवरेनिटी स्टेट की, लेकिन स्टेट की सोवरेनिटी लिखी कहाँ? स्टेट की सोवरेनिटी लिखी कहाँ? सोवरेनिटी तो इंडिया की है। स्टेट की संप्रभुता आप ये कह सकते हो कि स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर क्या चाहिए? नहीं स्टेट माना गया है, लेकिन सोवरेनिटी यूनाइटेड इंडिया की है, सोवरेनिटी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, सोवरेनिटी राष्ट्रपति की है। वो हम पूरे राज्य को यानी पूरे अखंड भारत को लेकर पढ़ते हैं, हम ये नहीं पढ़ते कि उत्तर प्रदेश की अखंडता, बिहार की अखंडता, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको जस्टिफाई करूँगा जब आगे आप पढ़ेंगे अगला प्रोविजन तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट समझ लो 356 में मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि 356 को संविधान में वर्णित करते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम डायरेक्टली नहीं डालते, किसी का नाम डायरेक्टली ग्रुप मेंशन नहीं करते, उनका कोटेशन डालते हैं। ड्राफ्टिंग समिति ने ये कहा था कि 356 एक मृत पत्र के समान है, इसको जस्टिफाई करें। तो आप ये दोनों प्रावधान लिखेंगे कि 356 के अंदर 2 चीज़ें वर्णित हैं। पहला कि अगर कोई भी राज्य संविधान के अनुरूप काम नहीं करेगा, और दूसरा अन्य कारणों से भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो जो संविधान के अनुरूप काम नहीं करेगा ये जस्टिफाई नहीं है कहीं, ये सिर्फ जस्टिफाई पॉलिटिकल पार्टी और राष्ट्रपति करते हैं। अब समझो 356 में क्वेश्चन उठाया गया था कौन सा डिफाइन कैसे किया था? मैं बता रहा हूँ, उसको डिफाइन ऐसे करा था कि कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मैंने अभी बताया उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये कभी यूज होगा। उनका मानना था कि हमने राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया ही नहीं था, कभी भी राष्ट्रपति अपने बुद्धि विवेक से कभी भी स्टेट इमरजेंसी को रोक लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि जब इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी को राष्ट्रपति के बाद में लोकसभा और राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति कभी भेजेंगे ही नहीं लोकसभा और राज्यसभा को, तो दोनों राज्यों के मध्य विवाद निपटा देंगे। लेकिन अब दिक्कत तब आ गई जब पीएम प्रेशर करेंगे, पीएम और मंत्रिमंडल नहीं लगाओ और राष्ट्रपति बात दें। ये भी आपको पता है कि राष्ट्रपति उनकी किसी भी विचार को मना नहीं कर सकते, अगर उन्होंने लिखित में दे दिया तो कोई मतलब नहीं होता।
नहीं, पूर्ण रूप से विवेकाधीन शक्तियां थी। और सुनिए, अभी एक व्यक्ति ऐसा है जिसको विवेकाधीन शक्तियां हैं और जिसपे मंत्री परिषद लागू नहीं होता है, वो कौन है? गवर्नर के पास भी राज्यों के अंदर एसकॉम होता है। एसकॉम का मतलब इनके पास सीएम होता है प्लस होता है राज्य का विधानमंडल, राज्य का आप कह सकते हो कि मंत्री परिषद। लेकिन गवर्नर कभी बाध्य नहीं होता है। इससे आप फिर एजेंडा समझो। राष्ट्रपति के कहने का मतलब यह है कि मुझे तो पीएम बाध्य करना है, लेकिन अगर कोई गवर्नर है कहीं का तो वो बाध्य हो ही नहीं सकता। और गवर्नर किसके नियंत्रण से काम करता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है राष्ट्रपति के। तो फिर से बल्ले बल्ले राष्ट्रपति फिर से गवर्नर से एक बात मत मानना है कि वो कहेगा मैं तो बाध्य ही नहीं। ये लिखा हुआ 152 153 के अंदर आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं बता रहा। मतलब एक तरफ गवर्नर जो सबसे ऊंचा हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारा, वो बाध्य नहीं है, लेकिन एक तरफ राष्ट्रपति बाध्य है। संविधान बनाने वाले शक्तियां देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेडी ने उनकी शक्तियों को बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर आपकी मैं बात करूं तो जिस दिन संविधान के अंदर संशोधन होना शुरू हो गए थे, 42 में संविधान संशोधन होने से पहले बहुत जनरल संशोधन हुए थे। किसी एरिया का नाम बदल दिया, किसी को कुछ कर दिया। लेकिन जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ उस दिन संविधान से लॉजिक मिल गया। और ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब संविधान सभा के अंदर बात हुई तो ये कहा गया था बाद में जब ये अमेंडमेंट हुए कि डॉक्टर अंबेडकर हैज डाइड एंड हिज प्रोविजंस एंड आइडियोलॉजी ऑल्सो। मतलब ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तक तो संविधान के अंदर लॉजिक जिंदा था, और जब उनके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन शुरू हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया। लेकिन हम ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि संशोधन करने की शक्ति डालना भी आवश्यक, लेकिन उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। अब जो उठा के संशोधन हो जाते हैं। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल जस्टिफाई करें कि उद्देश्य समाप्त हो ही गया और समाप्ति की हो ही है। ठीक है, आगे चल के इनकी शक्तियों को बिल्कुल। अब अभी हम 356 पढ़ रहे हैं ना, अभी आपको 356 में मैं एक ऐसे लॉजिक देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। 356 के अंदर आपको एक ऐसी कंडीशन मिलेगी कि सर ये क्या हो रहा है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये किस तरीके की बात। अब सुनो इंटरेस्टिंग चीज, 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन। अब ध्यान से समझो, इसको लगाने के 2 ग्राउंड बना दिए, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं या कोई और अन्य कारण अदर। अब समझो ये लगता कैसे। 356 की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल जी की रिपोर्ट उनके पास पहुंचेगी। जब राज्यपाल जी की रिपोर्ट उनके पास पहुंचेगी तो राज्यपाल जी उसमें लिख देंगे कि ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, ये आपके बताए प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, और मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर जो संवैधानिक मशीनरी है वो फेल हो गई, ये कोई भी संवैधानिक प्रावधान से काम नहीं कर रहा है। तब ऐसे में राष्ट्रपति जो है उनके संज्ञान को एक्टिवली लेंगे और तब वो जहाँ करके तुरंत ही एक्टिवेट कर देंगे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन। दूसरा नियम क्या कहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिपरिषद सलाह देंगे आकर के कि देखिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये लागू कैसे होता है इसकी घोषणा पत्र सुनो, मजा आएगा। अगर सो भी रहे तो जाते हो। 356 के अंदर राष्ट्रपति एक घोषणा पत्र बनाते हैं और वो घोषणा पत्र वैलिड होता है 2 मंथ के लिए। इससे पहले 352 में हमने देखा था तो वो वैलिड था 30 दिन के लिए, वो भी इसमें संशोधन करके 30 दिन किया गया 44वां, पहले ये भी 60 दिन था, लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। जैसे ही इन्हें 2 महीने का टाइम मिलता है, अगेन अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल कौन है, एग्जीक्यूटिव, तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, विधायिका के पास। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज लायबल टू लेजिस्लेटिव, यानी कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। जैसे 2 महीने का टाइम हो जाएगा, ये इसको तुरंत ही पास कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा से भेजेंगे। प्रोसीजर सेम है, पूर्ण बहुमत 2/3, पूर्ण बहुमत 2/3। अगर ये नहीं होगा तो जब ये सुविधा में आ जाएगा तब इसके 1 महीने के भीतर जो 352 के प्रावधान थे वो सारे के सारे। लेकिन अब सुनो कमाल की बात, आपने 352 में ये पढ़ा था 6 महीना इनफिनिटी। राष्ट्रीय आपातकाल को हम जितना चाहें उतना कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन को हम जितना चाहें उतना नहीं कह सकते। अब इसको सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति जी का शासन जो है हमने 6 महीने बढ़ाया, फिर 6 महीने बढ़ाया, 6 महीने बढ़ाया, 6 महीने बढ़ाया, फिर 6 महीने बढ़ाया, फिर 6 महीने बढ़ाया। जैसे ही 3 साल हो जाएंगे अब आप राष्ट्रपति शासन को नहीं बढ़ा सकते।
इस पर लिमिट लगा दी है। आप किसी राज्य का, क्योंकि आप देख चुके हैं कि पंजाब राज्य और इन सब राज्यों की दुर्दशा हो गई भाई, 10-10 साल इमरजेंसी चल रही, 3510 दिन, क्या मतलब 3510 दिन का, तो ये लिमिट रखी गई। अब एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो मैंने कहा था कि लॉजिक खत्म हो गया, अब लॉजिक देखो कैसे खत्म होता है। क्या चीज़? 3 साल की लिमिट, हाँ, ये 48 में संविधान, सॉरी 44 में संविधान, 1978 में, ये पहले नहीं था। अब सुनो उन्होंने नए ग्राउंड क्या डाला है, अब आपको और मजा आएगा सुन के, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही 2 महीने के भीतर ये लोग इमरजेंसी बढ़ाने के लिए 6 महीने भेजेंगे, इस 6 महीने बढ़ा लो, इस 6 महीने बढ़ा लो, यानी कि इस 1 साल को कहा जाता है साधारण काल। साधारण काल, ये 3 साल है, 3 साल को 2 हिस्सों में बांट दो, 1 साल 2 साल, इसको साधारण, इसको विशेष। यहाँ तक कोई डाउट? ध्यान से समझना, ये स्टेप मिस हो गई, मिस कर जाओगे। 3 साल तक हम राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन को हमने 2 खंडों में बांट दिया, पहला 1 साल, दूसरा 2 साल। पहला 1 साल साधारण होता है, इसके लिए आप जैसे 6 महीने लोकसभा राज्यसभा में बिल बना करके भेजते हैं, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही ये 1 साल का समय पूरा हो गया, अब जो अगले 6 महीने के लिए करोगे, यहाँ पे बहुत तगड़ा ग्लिच है, और यहाँ पे जो ग्लिच है वो डाला गया है 44 में संविधान संशोधन से। इसमें यह कहा गया है कि 2 ग्राउंड होना चाहिए, 2 कारण होना चाहिए। पहला कारण ये कि इलेक्शन कमीशन आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पूरे देश में भाग 18 के किसी एक प्रावधान से आपातकाल लागू होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मजेदार है। इसी कंडीशन से जो राष्ट्रपति शासन की, मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है वो मैक्सिमम, यानी कि आप ज़्यादातर कह सकते हो उसको 3 साल। 3 साल को मैंने 2 चीज़ों में बांट दिया, पहला 1 साल राष्ट्रपति शासन का, उसके बाद के बचे हुए दूसरा। जो पहला 1 साल है उसमें आप वैसे ही बढ़ा सकते हो कि लोकसभा राज्यसभा में आपने दे दिया बना करके बिल, और कहते इसको आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय निकलता है और आप दूसरे साल के 6 महीने में प्रवेश करने के लिए पत्र लिखते हो, तब तुरंत ही आपको 2 कंडीशन चाहिए। एक तो चुनाव आयोग एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, ये राष्ट्रपति शासन वैध है, राज्य के अंदर चुनाव नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, भाग 18 की 3 इमरजेंसी में से कोई भी एक इमरजेंसी भारत के किसी भी कोने में लागू होना चाहिए, तभी आप इमरजेंसी एक्टिवेट कर सकते। कोई लॉजिक? मतलब एक इमरजेंसी इससे आप कंडीशन समझिए। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हम राष्ट्रपति का शासन 1 साल से ऊपर नहीं जाने देंगे, और राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम इसलिए कितने साल तक चलता है? 1 साल। उत्तराखंड में रावत जी वाला मामला हुआ था, तब भी ये हुआ था कि 1 साल का धीरे टाइम पीरियड आ रहा था। और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट की कौन कौन सी शक्तियाँ चली जाती हैं, ये और लगता है। पहले यहाँ तक अपनी नहीं तो उसके आगे और सुनो, कोई डाउट है? विशेषता यानी कि इमरजेंसी लागू करनी है, एक इमरजेंसी और कोई डाउट? जावे तो क्योंकि इमरजेंसी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चले आप कहीं पे कल को जाकर के, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद प्रेस मीडिया, न्यूज़ मीडिया, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आप लोग लोकसभा राज्यसभा में जाकर के वहाँ संविधान के एक्सपर्ट एडवाइजर भी बन सकते हो। तो कल को अगर आपको भगवान ने कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक तक पहुँचा तो पता चला आप छोटी छोटी गलतियाँ करो तो मजा नहीं आएगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की सोचो, आज तो हो गए, अब जिधर में आगे बढ़ जाए थोड़ी क्वालिटी के तो वही आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उससे रिवाइज हो जाए। 356 क्या पूरे भारत में एक ही बार में लागू हो सकती है? ग्रुप 356 पीछे भैया ये 5 ऐसे ऐसे जब देखो बनना, समझ रहे हो? ये शासन करेंगे 26 नवंबर, जब देखो ध्यान से सुनो, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये गलत दिया तो समझ जाना ये वाला ग्रुप जो है वो पैट की तैयारी का है। क्या राष्ट्रपति शासन
एक ही बार में पूरे भारत पर लागू किया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति शासन 356 पूरे भारत में एक ही बार में लागू किया जा सकता है? आया ना? ना ना या हाँ? तू हाँ कर या ना कर, मेरी केस वाला की हाँ या ना बताओ। ना, चलो ठीक है, ना, नो कभी नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट रूल को पूरे उसको लागू कर दोगे, मतलब राष्ट्रपति को कोई भी राज्य नहीं समझ में आ रहा है, कोई राज्य लग नहीं रहा, न्यूक्लियर अटैक हो गया, हर राज्य में देख रहे हो वो बिहार जो का पत्र बना है राष्ट्रपति शासन, ऐसा नहीं होता। ग्रुप बी, राष्ट्रपति शासन करने के लिए जो प्रथम वर्ष है 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रथम वर्ष में कोई भी तरीके की कंडीशन है कि उसके आगामी 2 वर्षों में परिस्थितियाँ चेंज होंगी। बताओ, जैसे मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लागू करते हैं। पहला साधारण है, दूसरा विशेष। पहले वाले को बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रावधान है कि बाद में विशेष वाले बात करें? कौन से 2 प्रावधान है? चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट और भाग 18 के तीनों तरीके की इमरजेंसी में से कोई एक इमरजेंसी भारत या भारत के किसी भी हिस्से में लागू होना चाहिए। अब तक सबसे ज्यादा बार कौन सी इमरजेंसी लगी? 352, 56, 60, 56 या 360? 360 तो आज तक लगी ही नहीं, वो आपकी जेबों पे लगती है घर में। ठीक है, लाओ पापा जूते लाने, बोले बेटा कितने के लाने हैं? 2500 रुपये। बेटा सही है, पूरे घर को पूछ लो, लिखवा लो किस रंग के चाहिए। नहीं पापा अकेले के। तो उसके बाद फिर जूता चलता है इमरजेंसी की तरह। बोले 2500 के पहनोगे? हमारे पिताजी तो हमें 110 रुपये में जूता दिला देते। अब वो जमाना और चलो, अब देखो, अब ध्यान से समझो। ठीक है, नाउ स्टेट इज क्राइम। अब राज्य हो रहा है क्योंकि राज्य का शासन खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, इधर पीछे करके एक को इधर बैठा लिया। ध्यान से देखो, बातें करो लेकिन पढ़ाई करते हैं, पढ़े ध्यान से समझो। अब हमारे स्टेट में इधर सामने देखो, बाद में मैसेज पढ़े एक बार भी खाना खाया सामने। अब ध्यान से समझो राज्य की बात। राज्य जो है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इस पे जो कंट्रोल था, इसका जो विधानमंडल था, उसका काम खत्म हो गया, वो ले लिया राष्ट्रपति ने। लेकिन राज्य फिर खुश भी हुआ। राज्य बोला कि अगर राष्ट्रपति ने मेरे से कुछ ले लिया, मेरा गुरूर ही ले लिया, लेकिन मेरे पास कुछ तो बचा होगा। तो ऐसे में इन्होंने भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि सर ये बताइए कि एक राज्य के पास जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या क्या बच जाता है? तो इन्होंने, तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा देख तू परेशान बहुत हो रहा है, परेशान ना हो, मैं तुझे बताता हूँ कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तेरे पास से क्या क्या चला जाएगा और तेरे पास क्या क्या रह जाएगा। तो उन्होंने कहा जी सर बताइए। समझो ध्यान से, किसी भी राज्य के अंदर मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। कार्यपालिका होती है कि नहीं, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, इस इमरजेंसी में और 352 की इमरजेंसी में इसे छुओगे? बिल्कुल नहीं छुओगे। अब ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के हिसाब से कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो किसी भी राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाएंगी? कभी कंफ्यूज मत होना, गवर्नर में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। जो काम सीएम कर सकता राष्ट्रपति करेगा, जो विधानमंडल में बिल कर सकता वो सारे काम राष्ट्रपति करेगा। अब बची विधायिका, अब बची विधायिका। ध्यान से सुनना, क्या विधायिका की सारी शक्तियां भी यहां चली जाएंगी? अब मैं आपको याद कराता हूं मेरा हमेशा गोल्डन रूल, एग्जीक्यूटिव इज लायबल टू लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति के पास से विधानमंडल की शक्तियां चली जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। दिस इज द पॉइंट। राष्ट्रपति जो है वो यहाँ की सारी विधायिका शक्ति ऐसे कहेगा, देखो 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 मेरे पास आ गई, वापस चले गए, और वो दे देगा संसद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 356 का, ये बात याद रखो कि राष्ट्रपति जो कि स्वयं कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, तुम कैसे उसे लेजिस्लेटिव पावर दे दोगे? ये बात ध्यान रखना।
तो सर किसी राज्य के पास जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके विधानमंडल का क्या होता है, यानी कि विधानमंडल का मतलब राष्ट्र के पास जो विधानसभा होती है उसका क्या होता है, या तो वो डिसॉल्व हो जाती है, या तो डिसोल्यूशन डिवेनर हो जाता है, या तो खत्म, कोई मतलब नहीं। अब दोबारा से तुम अपनी बहुमत सिद्ध करो, दोबारा से बताओ कि कैसे तुम्हारी सरकार रहनी चाहिए, कैसे तुम सारी चीज़ें करो, या फिर हम तुम्हारा निर्णय लेंगे कि तुम्हें क्या करना। सर तीसरी पॉइंट आपने न्यायपालिका नहीं बताया। न्यायपालिका इसलिए नहीं बताया, ध्यान से सुनना, राज्य कांग्रेस, सरकार बीजेपी, या ये भी कांग्रेस या ये भी कांग्रेस, जब भी दो बच्चे लड़ते हैं तो पिताजी समझाते हैं, तो भाई तुम पिताजी की शक्तियाँ कैसे ले लो। इसीलिए न्यायपालिका यहाँ पर भी क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। न्यायपालिका पे कोई कंट्रोल 356 में नहीं जाएगा, 352 में नहीं जाएगा। तब राज्य ने पूछा, अरे वाह, राज्य बड़ा खुश हुआ, ठीक है, काजल भी लगा देते थे। तो राज्य इतना खुश हुआ कि बिल्कुल इसकी खुशी में आके जो है वो काली हो गई। तब राज्य ने कहा, सर एक चीज़ और बता दीजिए, मेरे मौलिक अधिकार, बोले सारे मौलिक अधिकार बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि 358 और 359 अनुच्छेद में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि 356 के दौरान हम कौन सी चीज छीनेंगे, कोई चीज नहीं छीन जाएगी, राज्य की कोई चीज नहीं छीन जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो किताब में नहीं लिखी है, जो हमारे लोगों को बनना है, सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर राष्ट्र के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जिसका कंट्रोल कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, तो वो किसके पास जाएगी। मान लो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है उसका दिमाग खुल जाता है, वो कहता है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो अमेरिका है, वो कहता है नहीं, आज से मुख्यालय रहेगा चांदपुर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की, और बैंक में दिल वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाता है, तो उन्होंने स्थापित कर दिया। अब मान लीजिए दिल्ली के ऊपर लग गया राष्ट्रपति शासन, तो वो बैंक जो है उसका क्या होगा बताओ, बैंक का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी का क्या होगा, सोचो। मैंने कहा था इमरजेंसी मोड में जा रहा है, सोचो, या तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की कोई संस्था खुली हुई है, वो किसके कंट्रोल में जाएगी, उसका क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, क्या किया उन्होंने, बिल्कुल सही बात। कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर पाकिस्तान की सेना भी आके रुकी हुई होगी तो पाकिस्तान की सेना को ब्रेड और बटर भी इनकी कृपा से मिलेगा। प्रेसिडेंट में इतना पावरफुल बना दिया जाता है उस बीच में कि राज्य की हर एक चीज जो है उसका फैसला, उसका निर्णय, उसका निस्तारण, कुछ भी होगा वो कौन करेंगे। और अगर किसी चीज का कोई भी सब्जेक्ट या विषय का विवाद है जो नहीं सॉल्व हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट चले, तो हाई कोर्ट चले जाओ, कोर्ट के रास्ते तो चले ही बोले, क्योंकि हमें भी नहीं पता भविष्य में किन विषयों को लेकर विवाद चलेगा। तो बात आई समझ में कि 352 से 356 कैसे फेरना है। सबसे पहले 356 3 ही साल तक कह सकते हैं, 356 में मौलिक अधिकार नहीं काटे जाते, 352 में 19, 20, 21, 19 तब संरक्षित करके रखा जाता है जब बाह्य आक्रमण होता है, जैसे युद्ध होता है या दूसरी सेना द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण हो जाता है, जिसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। लेकिन जब भी हमारे यहाँ आर्मी रिबेलियन लगती है, यानी कि सैन्य विद्रोह होता है, तब अनुच्छेद 19 को नहीं उड़ा, तब 19 यथायथ रहता है, काम करता रहता है। कोई भी इमरजेंसी लग जाए 20, 21 कभी नहीं उड़ा सकते, ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 सबसे पहले चीज। सबसे ज्यादा बार लगने वाली इमरजेंसी 356। इसको सर राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है, अब ये मालूम है, इसको राष्ट्रपति शासन क्यों कहते हैं, शासन बताओ। अभी तो 360 में छोटी 5 बताओ। नाउ है राष्ट्रपति शासन, यानी कि रूल जो कहा जाता है, जबकि रूल एक आर्बिट्रेरी वर्ड है, रूल एक ऐसा शब्द है जिसको हम गलत मानते हैं, किसी राजा का रूल थोड़ी है। बताओ क्या हुआ राष्ट्रपति। अच्छा, इनका मतलब ये कि राष्ट्रपति आपातकाल को घोषित करता है, इसलिए चलो। और हाँ बताओ। अपने मन के अंदर सोचना है, दूसरे को मत बताओ। मुझे पता है कि राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है। अरे यही तो सवाल मैंने पूछा है, दूसरे से कैसे कर रहे हो, आंसर सोचो। हाँ बताओ। तो
बेइज्जती कराओगे भाई इंटरव्यू में कहा इंडियन मिला तुमको होता है क्या मोमो खाओगे इंडियन होता है इंडियन पर्यावरण पर तो तीनों जिलों को प्रमुख है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप कह रहे हो जर्मन क्यों नहीं पढ़ रहे। मेरी बात मेरा सिंपल सा है कि इस इमरजेंसी को पहले की बात तो बोला जाता है कि आपका स्टेट यानी कि राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि काय बात की स्टेट इमरजेंसी। स्टेट आपातकाल में तो है ही नहीं, पूरा का पूरा शासन किसके अंदर में चला गया, राष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति शासन को बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल क्यों कहते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी। आंसर सबको समझ आ रहा है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे, क्या क्या बोले सर, शासन कैसे बोल रहे सर, क्या बोल रहे समझ तो रहे। एग्जीक्यूटिव है सदन, ट्राई करो। हाँ ये क्या नहीं हुआ आज तो मैच में यार सब केंद्रीकरण नहीं 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 सीधे राष्ट्रपति इसलिए इनका होता है अच्छा हाँ राष्ट्रपति ठीक और तो राष्ट्रपति की तो संवैधानिक व्यवस्था का पुनर्संचालन मतलब उसको ठीक करेगा। अच्छा ठीक करेगा तो संवैधानिक उसको रूल का टैक्टिक इसलिए किया जाए द वेरी वेरी इजी लॉजिक इज दैट बिकॉज जब तक वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है, तब तक नेगेटिव फॉर्म में शासन है और शासन को जल्दी से जल्दी हटाना है बिकॉज इंडिया कैन नेवर बी केप्ट अंडर अ रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सा लॉजिक, दिस इज द फाइन थिंग। याद रखना हमारे सारे राज्य, हमारा पूरा भारत डेमोक्रेटिक है, हमें किसी का शासन नहीं चाहिए। अगर शासन लगा है तो ये इमरजेंसी की कंडीशन है, इसको हटाओ। वरना प्रेसिडेंट का रूल यानी प्रेसिडेंट को किसी स्टेट को अपने कब्जे में लेने, इसको हम बड़ा पॉजिटिव देखेंगे। अब तो प्रेसिडेंट ही सीधे विकास करेंगे, या प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे राज्य भले झूले, लेकिन उन्होंने शासन लेना पड़ा। दैट इज द इमर्जिंग कंडीशन, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी खत्म। और डेमोक्रेसी का क्या है, डेमोक्रेसी का है विधानमंडल, विधानमंडल हो गया है डिसॉल्व। दिस इज द लॉजिक। आप हमारी बात समझ फाइनल आंसर मिल गया नहीं?
अब आ गया नहीं, इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही है आप लोगों की, लेकिन ये आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसे आप सर्च करोगे तो 3-4 जगह देशों की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो रूल का आप आंसर फ्रेम करोगे। और दूसरा कैमरा चल रहा है, जहाँ कोचिंग में मैं पढ़ के आया हूँ उनकी फैकल्टी से स्पेशली मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर मैं आप लोगों को दे दूँ। अपने टाइम पे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन जब ये आंसर पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये लॉजिकल है, ये आने वाले समय में तुम तैयार कर सकते हो, इसलिए आपसे डिस्कस करा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर लिया, लेकिन रूल के बारे में पूछ सकते। चलो सर ये राइट साइड एक क्वेश्चन है, हाँ पूछो पूछो जल्दी पूछो। अगर 60 की नोट मिला का अलग-अलग है तो पीडीएफ इंग्लिश में प्रमुख है वो आगे हाँ क्वेश्चन सीडीएस प्रो में इनका शुरू का सीडीएस को दोबारा से जिंदा कर देंगे। पीडीएफ की नोट प्रमुख है कह देगा इंग्लिश में एमएन मतलब हाँ हर नाम बता दो। मगर सीडीएस राइट का वो होता है, सीडीएस जो होता है वो तीनों से नाम का अध्यक्ष होता है। ऐसा राष्ट्रपति का क्या ये कहना था, राष्ट्रपति इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है। कहाँ लिखा है संविधान में सीडीएस? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है संविधान में सीडीएस? सीडीएस इज अ एंटरटेनिंग पोजीशन। एंटरटेनिंग पोजीशन का मतलब ऐसा समझो कि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हुआ, इधर राष्ट्रपति को महसूस हुआ कि मैं आर्मी, नेवी और इसको क्या कहते हैं आपका लैंड माइनिंग, एयर, वाटर और आपकी होगी थल सेना, इन तीनों के हेड को बुलाने से अच्छा एक ऐसा व्यक्ति बैठा दूं जिससे मैं सारी अप्रोच ले लूँ, जिससे मैं निर्णय ले लूँ, ताकि काम और एक्सटेंड हो जाए। ये संवैधानिक पद नहीं है सीडीएस, ये मैं क्लियर करता हूँ, संवैधानिक पद नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए आप उनको हेड कैसे बना लो तीनों को, बात आई समझ में? चलो ना एक चीज, जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था तो मैंने बजट के अंदर एक आर्टिकल जो है उस पर खासा ध्यान नहीं दिया था, जिसको मैं बोलता हूँ आकस्मिक निधि। इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ना, कंटिजेंसी। अब ध्यान से समझो, 360 बढ़ाया सर, 360 को देश में कब लगाया जाता है? 2 ग्राम। 352 के अंदर 3 कारण थे, उसके बाद 2 कारण है इमरजेंसी की, ये बात ध्यान रखना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी 2 प्रकार की चीजें देखते हैं कि देश के अंदर वित्तीय स्थिरता बिगड़ गई है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गई, वित्तीय स्थिरता खराब हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो गई, या देश में इतना ऋण हो गया, इतना क्रेडिट हो गया कि अभी हमारा देश इस उपस्थिति, इस व्यवस्था में नहीं है कि वो ऋण चुका सके। हालांकि ये काम देश की सरकारों का था, लेकिन कभी कभी सरकार भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती क्या वजह। तो जब ये 2 कारण बनते हैं तब देश में लगता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग तथ्य आएगा, वो आपको मजेदार लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपको मजा आएगा। सर क्या ये पूरे राज्य पे लगाई जा सकती है, किसी राज्य पे, या पूरे भारत पे एक साथ लगाई जा सकती है? 356 में याद रखना, पूरे भारत पे एक साथ नहीं लगेगा, सिर्फ राज्य पे ही लगता है। एक राज्य पे लगेगा, 2 राज्य पे लग सकता है, 3 पे लग सकता है, लिमिट नहीं है, लेकिन पूरे भारत पे एक साथ नहीं लगेगा, बहुत रेयर चांस। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है, क्या वो पूरे भारत के लिए होता है, किसी राज्य के लिए होता है, या पूरे भारत पे भी लगा सकते हैं, किसी राज्य के हिस्से पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, दोनों के लिए, पूरे भारत पे एक साथ भी लगा सकते हो, किसी एक राज्य पे भी लगा सकते हो। वित्तीय आपातकाल की कंडीशन आप समझते हैं सर, हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिरता खत्म हो गई। आर्थिक स्थिरता मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं आ रही 3 साल, ऊपर से लेके नीचे गवर्नमेंट आपकी सुविधाएं बंद करती जा रही है, पेंशन टोटली बंद कर दे, स्कॉलरशिप बंद कर दे, इस तरीके की अभ्युदय जैसी सुविधाएं सब टोटली बंद कर दे। और आप लोगों से अपील करें, जैसा हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड में हुआ था, जब हमको गेहूँ भी BS 407 बाहर से खरीदना पड़ा था, तब कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय अपनी तनख्वाह सिर्फ 1 ही रुपये दी। ऐसे भी हमारे देश में लोग हुए हैं, ठीक है, और बताते हैं कि उस समय वित्तीय आपातकाल तो नहीं था, लेकिन देश की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। तो हमने अमेरिका से अनाज खरीद सिखाया था, जो हमारे सामने 2 कौड़ी का अनाज बेचने की जिसके औकात नहीं, ठीक है। हमारे पास आज के स्टोर में 12 कुंटल भरा रहता है, पता नहीं कितना कुंटल एक आदमी के घर में भरा रहता है। तो कभी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। 360 को लागू करने की प्रक्रिया सिंपल है, राष्ट्रपति जी, यहाँ पे 2 लोग रोल में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। 356 में गवर्नर और राष्ट्रपति PM के साथ, 352 में PM मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के साथ, लेकिन यहाँ पर वित्तीय सचिव की भूमिका आ जाती है। 360 के अंदर एक IAS है कि
यूपीएससी निकाला हुआ बंदा 360 डिक्लेयर कराने में सक्षम होता है। ये बात ध्यान रखना। छोटे मोटे इंसान आप लोग नहीं हो। अगर आप लोग IAS यूपीएससी निकालते हो और आप कैबिनेट सेक्रेटरी की लेवल तक जाते हो और आप कहीं फाइनेंशियल एडवाइजर बन के आप फाइनेंशियल सेक्रेटरी का पद पा गए, तो फिर सारा का सारा देश में पैसा खर्च करने का, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ क्या हो रहा है, सर वित्तीय आपातकाल तो नहीं लगाना है, ये सब पावर आपके हाथ में आ जाए। इसीलिए कुछ समय पर जितने भी पैसे का लेन देन है, पैसे को खर्च कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें दो लोगों के पास में आ जाती हैं। पहले है हमारे प्रेसिडेंट और दूसरा है हमारा फाइनेंशियल सेक्रेटरी। अच्छा सर, जब हमारे पास वित्तीय आपातकाल लगता है तो हमारे देश में 3 व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सब जानते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सर इन तीनों का फिर से क्या होता है? क्या कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है? नहीं, यहाँ पे भी आपका कोई मौलिक अधिकार आपसे नहीं छीना जाता है। आप आराम से समानता लगाओ, रिजर्वेशन लगाओ। जब नौकरियाँ बची नहीं तो दोगे क्या? तो क्या बात का रिजर्वेशन? सिंपल सी बात है, हर चीज़ के तहत देखा जाता है। दूसरी चीज़ तो सर हाँ पूछिए, कौन सा मौलिक अधिकार हनन करेंगे आप? बच्चों की शिक्षा का कह सकते हो, बिल्कुल सी बात। लेकिन अगर बच्चों की शिक्षा का अधिकार है तो उसको गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, इस समय शिक्षा आप क्लेम कर सकते हो। आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बने हुए उसको कोई शिक्षक पढ़ाना चाहें तो टेम्पररी, क्योंकि वो यूपीएससी के दायरे में क्या शिक्षा है, यूपीएससी के दायरे में। ये हमारे पास बिल्डिंग और भवन नहीं है, ये आप होता होना चाहिए कि जब एजुकेशन पे बिल आई 1986 के आसपास में उसको इम्प्लीमेंट करते मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, बिजनेस होने वाले इसलिए एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने फोर्स नहीं कर सकता। चलो ध्यान से देखो, अभी तक मैंने आपको एक चीज सिखाई, वो चीज समझो। तीन 356 में न्यायपालिका सेफ थी, लेकिन अब जब पैसे की मार पड़ती है तो पैसा ये नहीं देखता कि तुम जज हो, पैसा ये नहीं देखता तुम राष्ट्रपति हो, पैसा ये नहीं देखता कि तुम राज्यपाल हो। जब 360 की मार पड़ती है तो न्यायपालिका भी बाहर नहीं रह जाती। यहाँ पर न्यायपालिका प्रभावित होती है। न्यायपालिका किस तरीके से प्रभावित होती है? उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती कि कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाए, इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 32 हमारा मौलिक अधिकार है और बेसिक स्ट्रक्चर भी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो जज होते हैं, एक चीज रोक ली जाती है, इनकी सैलरी जो है आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जजेस होते हैं सबकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है, वो हमारा अलग होता है। आपको पता है संचित निधि होती है, विकास निधि होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है जब देखती है कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल है तो इनकी सैलरी रोकी जा सकती है, ये अपनी सैलरी को लेकर के क्लेम कर सकते हैं कि हमारी सैलरी है। यहाँ पे तीनों तत्व प्रभावित होते हैं। सर ये इमरजेंसी कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? इसे बढ़ाने का कोई भी ग्राउंड अभी तक कि इतने साल तक नहीं है। इसको सर कितने समय तक हम बढ़ा सकते हैं, या लोकसभा राज्यसभा में हमें बार-बार 6-6 महीने में करना होगा, यहाँ पे से छूट प्रदान करेंगे। ध्यान से सुनिए, 360 को 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति जी लोकसभा राज्यसभा से पास कराएंगे। अगर नहीं होता है तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, इसका ये अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन इन दोनों से हो गया तो ये काम एक ही बार करना है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल तब तक बना रहेगा जब तक देश के अंदर वित्तीय स्थितियां ठीक नहीं होती। इसकी घोषणा हमारा फाइनेंशियल सेक्रेटरी करेगा। ये तो भारत की कंडीशन है, ठीक है। अब यूपी की कंडीशन में क्या करें? अगर यूपी की कंडीशन है, यूपी की कंडीशन है बहुत लॉजिकल है, कुछ भी नहीं। अगर यूपी के अंदर वित्तीय आपातकाल की कभी भी स्थिति आ जाती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले गवर्नमेंट उसके जितने भी 267 से 278 तक के जितने भी किसी राज्य को विशेष उपबंध मिले हुए हैं धन संबंधी, सिर्फ वही केंद्र सरकार देगी। सिंपल सी चीज। उसके अलावा क्या करेगी, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। जब मैंने पूछा है, आप सभी को पता होगा कि मनी यानी कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है और राज्य के पास भी क्या होती है, विधानमंडल। राज्य के पास भी धन विधेयक होता है, वो वहाँ पर जाता है, राज्य के विधानसभा के पास जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा या किसी राज्य में लगा या पूरे भारत में लगा, तब उस समय जो भी वित्तीय या धन विधेयक होगा वो सीधे राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। ये कंडीशन है कि 360 के तहत कोई भी मनी बिल ना लोकसभा की यात्रा करेगा ना राज्य में मुख्यमंत्री करता है। राज्य में मुख्यमंत्री क्या करता है?
मतलब राज्य में अगर वित्तीय आपातकाल लगाना है तो इसकी मतलब राष्ट्रपति सीएम और जितना भी उनका मंत्रिमंडल है वो सारा का सारा खर्चा बना के तो नहीं बोलेंगे गवर्नर को एड एंड एडवाइस, लेकिन गवर्नर बात नहीं, गवर्नर को लगता दिखावा है, चुनाव आ रहा है तो वैसे ही खर्च करना चाहता है, नहीं लगेगी तब ये होता है। इसीलिए अभी तक हमारे यहाँ जो है वो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भगवान की दुआ से हमारे देश में पैसा हो या ना हो, लेकिन हमारे देश में पैसे को लेकर के आपातकाल की स्थिति ठीक है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ सबसे लंबे समय तक आपातकाल है? बताओ। वित्तीय आपातकाल किन देशों में रह चुका है? सवाल एक और आपसे पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम देखिए तो हो गया।